नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर नागालैंड के मोन जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। बाद में मकामी लोगों की भीड़ के हमले में असम राइफल्स के एक फौजी की भी मौत हो गई। इतवार के रोज पूरा दिन तनाव बना रहने के बाद देर शाम मोन टाउन में फिर से मकामी लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप को घेर लिया। भीड़ ने कैंप के कुछ हिस्से में आग लगा दी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस जराये ने यहां भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बचाव के लिए की गई फायरिंग में एक शख्स के मरने की तस्दीक की है। मोन टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पीर के रोज तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ ही जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी तरह की गाड़ियों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। सेक्शन 144 भी लग चुका है। इससे पहले असम राइफल्स के अहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम NSCN से जुड़े दहशतगर्दों के गुजरने की तला मिली थी। इसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते को वोटिंग गांव के पास मोर्चा जमा रखा था। इसी दौरान टीरू वोटिंग रोड पर एक ट्रक आया। ट्रक के नहीं रुकने पर उसमें दहशतगर्दों के होने के अंदेशे के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों की मौके पर और 2 लोगों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। हफ्ते की रात इस वाकये के बाद आसपास के गांव के लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। असम राइफल्स का एक फौजी शदीद जख्मी हो गया, जिसकी मौत हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 5 लोगों की भी मौत हो गई। असम राइफल्स के अहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां लोगों से जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के कई अहदेदारों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी 3 गाड़ियों को भी भीड़ ने जला दिया है। इस वाक़े को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अहकाम दिए गए हैं। वजीर आला नेफू रेव ने ट्वीट किया कि मून के ओटंग में शहरियों के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मैं सौग्राउंड से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मामले की आला सतही तहकीकात SIT करेगी और मुल्क के कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी होगी। मैं तमाम तबकों से अमन की अपील करता हूँ। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी नागालैंड के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि नागालैंड के वोटिंग के अफसोसनाक वाक़े से मुझे तकलीफ पहुंची। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके अहले खाना से मैं अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा आला सतही SIT इस वाक़े की तहकीकात करेगी और रंजीदा अहले खाना के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन और जंग के वक्त वक्फ होकर काम करने को बड़ा ताउन करार देते हुए कहा कि इस फोर्स को दुनिया की आला तरीन जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद मजबूत किया जाएगा। अमित शाह ने आज पूनम स्टेडियम में BSF के 57वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि BSF को दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दस्तयाब होगी और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए देसी ड्रोन रेसिस्टर टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी सरहद पर तजावुजात की कोशिश की गई, हमने फौरन जवाबी कार्रवाई की। हमारे जवानों और सरहद की कोई सरसरी तौर पर नहीं ले सकता। जब उड़ी और पुलवामा में हमले हुए थे तब एक मजबूत फैसला लेते हुए एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। अमित शाह ने कहा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है, इस पर काम जारी है और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी BSF को दी जाएगी। Shri Amit Shah then visited the Rohitas border outpost. Shri Ravi Gandhi, IG, North Bengal Frontier. Shri Madhusudan Sharma, IG, STC Khadka Camp. Shri Pradeep Katyal, IG, STC Udhampur.
and along with him on the vehicle. सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में ये काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहाँ पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को योगी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से नौजवानों ने जब रोजगार का मुतालबा किया और कैंडल मार्च किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई। राहुल गांधी ने नौजवानों पर लाठीचार्ज को जुल्म करार देते हुए कहा कि जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो इन नौजवानों को ये वाकया जरूर याद रखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रोजगार मांगने वालों को लाठियां मारी, जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवान हाथों में मोमबत्ती की रोशनी लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे कि रोजगार दो, लेकिन अंधेरे की अलामत बन चुकी योगी हुकूमत ने उन नौजवानों को लाठियां दी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बीजेपी हुकूमत की लाठियों और डंडों से डरकर खामोश ना रहे, बल्कि अपनी जद्दोजहद जारी रखें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि साथियों, चाहे वो कितनी ही लाठियां चलाएं, रोजगार की हक की लड़ाई की लौ बुझने ना देना। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं। भैया समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ अवाम में जबरदस्त इश्तियाल से खैफ योगी हुकूमत के वज़रा और बीजेपी लीडरों की जबान इंतखाबात के नज़दीक आने के साथ ही अभी मजीद नाशाइस्ता हो गई। अखिलेश ने इतवार के रोज एसपी कारकुनों से गोंडवाना साइकिल यात्रा को रवाना करने के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हवास बाख्ता बीजेपी कायदीन की जबान अभी और गंदी होगी। उन्होंने कहा कि गोंडवाना गुणतंत्र पार्टी की साइकिल यात्रा गांव-गांव जाकर योगी हुकूमत की नाकामियों से लोगों को आगाह करेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के खास कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाने वाले बयान की जानिब इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की सियासत करके समाज में लोगों के दरमियान जात और मजहब की बुनियाद पर खाई पैदा कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। इन तमाम चीजों को लेकर के गोंडवाना जनसंदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा। अगले जिले उसके बाद आप व्यापार सभा में जा रहे हैं। इसके बाद ऐसी व्यापार सभा प्रयागराज में केशव मौर्य ने की और उन्होंने कहा कि जालीदार और लुंगी वाले गुंडों का आतंक हुआ करता था जो हमने खत्म कर दिया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये का एक कोशिश है पोलराइज करने की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि आज अगर उनसे ये पूछा जाए कि व्यापारी की आमदनी आधी हो गई है, व्यापारी की आमदनी मुनाफा आधा हो गया है, और जिस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उससे महंगाई दोगुनी हो गई है। अगर आमदनी आधी है, मुनाफा आधा हुआ है और महंगाई दोगुनी हो गई है तो ना किसान खुशहाल हो सकता है, ना व्यापारी खुशहाल हो सकता है। और इनके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, या सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जहाँ तक पहनावे की बात है, जहाँ तक और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र में पन्ने पलटने चाहिए और उन पन्नों को पढ़ना चाहिए कि जनता में कौन सा वादा उन्होंने किया था। उनका हर एक वादा जुमला निकला। हर एक जनता, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरह से मुल्क के किसानों ने अपने हुकूक की बहाली के लिए कुर्बानियां पेश की, आर्टिकल 370 की बहाली की खातिर हमें भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हैदरपुरा मुबैना तसादुम में मारे गए रामबन के नौजवान की लाश अभी तक वारिसिन के हवाले नहीं की गई। इन बातों का इजहार मौसूफ ने दरगाह हजरत बल में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान किया। नौकरी रन तुम कद गई पठान सोन इंसान बादस में लोग जब कश्मीर मज तो पंजाब तो हरियाणा पठान ये कद गसान ये बच्चे तो बच्चे कद गसान अगर ये आवाज तुलान कोशिश दबाव तुम तो सामने गसी। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू इतवार को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के सामने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की मेहमान असातिज़ा यानी गेस्ट टीचर्स के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। पंजाब में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के माबीन कांटे की टक्कर समझी जा रही है और यही इंतखाबी गर्मी आज दिल्ली में नजर आई। इंतखाबी हिकमत अमली के तहत सिद्धू वज़ीर आला केजरीवाल की रिहाइशगाह के सामने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। मुजाहरे में शामिल होने से पहले सिद्धू ने ट्वीट करके दिल्ली एजुकेशन मॉडल की तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली एजुकेशन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है। दिल्ली हुकूमत के पास 1031 स्कूल है जबकि सिर्फ 196 स्कूल में हेडमास्टर्स हैं, 45% टीचर्स के ओहदे खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स यौमिया तनख्वाहों पर स्कूलों को चला रहे हैं और हर 15 दिनों पर उनके कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद की जाती है। शिक्षक, दिल्ली के शिक्षक, अरे केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक, भैया केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक, केजरीवाल, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, बोली
दर्शन छोड़े। दिल्ली के शिक्षक, दिल्ली के शिक्षक, वी वांट। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सदर भगवंत मान ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लुभावने ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की है, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि वो बता दें कि अभी तक वो नोट नहीं बने जो उन्हें खरीद सके। उन्होंने कहा कि वो मिशन पर हैं, कमीशन पर नहीं। भगवंत मान ने बीजेपी के खरीदो फरोख्त की कोशिश का खुलासा करते हुए कहा कि 4 दिन पहले उन्हें बीजेपी के एक बड़े कायद का फोन आया था। उसने कहा कि आप बीजेपी में आने का क्या लेंगे, कितने पैसे लेंगे बता दें, मरकजी काबीना में कौन सी वजारत चाहिए, तंजीम में क्या ओहदा चाहिए। आपके ऊपर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता क्योंकि आप अकेले एमपी हैं। भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने सीधे सपाट लफ्जों में बीजेपी कायद को जवाब दिया कि वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ बीजेपी ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਕੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ क्योंकि तुसी एमपी हो और तुसी इकलौते एमपी हो, इस करके तुहाडे ते एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुंदा। जे तुसी बीजेपी च आ जाओ असीं तुहानूं कैबिनेट मंत्री बना दांगे। ये दस दो किहड़ा महकमा चाहिए कैबिनेट च, पोर्टफोलियो किहड़ा चाहिए सानूं दसो। मैं उन्होंने कहा कि जी मैं मिशन ते हाँ, मैं कमीशन ते नहीं है। कर्नाटक के शहर बेलूर में वाक़ एक चर्च में खदामत पसंद हिंदू तंजीमों से वाबस्ता एक गिरोह जबरदस्ती दाखिल हो गया और वहां मौजूद लोगों पर तब्दीली मजहब का इल्जाम आयद करते हुए धमकियां दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े को एक हफ्ता हो गया, लेकिन इस मामले में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हालांकि बजरंग दल के 5 कारकुनों के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। यह वाकया बेंगलुरु से तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पर लाइफ टू द नेशन मिनिस्ट्रीज नामी चर्च में पेश आया था। ख्याल रहे कि 28 नवंबर को बजरंग दल के 25 कारकुन जिस वक्त चर्च में दाखिल हुए थे उस वक्त वहां दुआ या तकरीब चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन पुलिस एहलकारों को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बुलाया गया था उन्हें हमलावरों पर लगाम लगाने के बजाय मुबैना तौर पर बजरंग दल के कारकुनों से बातचीत करते हुए देखा गया। चर्च के अरकान की शिकायत के बाद बेल्लूर पुलिस ने अमन को खराब करने के इल्जाम में बजरंग दल के 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एक आला पुलिस ओहदेदार ने कानूनी कार्रवाई करने के बजाय एक अमन इजलास तलब किया, जिसमें दोनों फरीकैन से रस्मी तौर पर यकीन दहानी कराई गई कि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा नहीं होगा। हिमाचल के कुल्लू में अटल टनल रोहतांग के अंदर कार ड्राइवर को ओवरटेक करना महंगा पड़ गया। टनल में ओवरटेक करते वक्त ड्राइवर कार से काबू खो बैठा। इसके बाद तेज रफ्तार में कार पहले टनल के एक हिस्से से फिर दूसरी दीवार से जा टकराई। इस कार में दिल्ली के 4 टूरिस्ट सवार थे। हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इस वाकये का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ड्राइवर पर 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। कार में सवार टूरिस्ट अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल की जानिब जा रहे थे। तभी ड्राइवर ने टनल में दूसरी लाइन में जाकर ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान कार की रफ्तार बहुत तेज थी। इस वाकये का वीडियो पीछे चल रही एक कार से बनाया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। चारों टूरिस्ट को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें फौरी इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। अब बात कोरोना के केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,63,052 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान
4,837 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 26,58,82,434 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,66,837 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,10,49,553 अफराद का इलाज जारी है। इसी दौरान नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 38 मुल्कों में पहुंच चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2 हफ्तों में अब तक किसी भी मुल्क में इस वेरिएंट से मुतासिर शख्स की मौत की खबर नहीं आई। ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिला था। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा मुतासिर साउथ अफ्रीका है, जहां मुतासिरीन को अस्पताल जाने की जरूरत तक पेश नहीं आई। सदर सिरिल रामाफोसा ने बताया कि अफ्रीका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रामाफोसा इन दिनों घाना के सफर पर है। उन्होंने ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के बाद साउथ अफ्रीका और कई दीगर अफ्रीकी रियासतों में ट्रैवल बैन लगाए थे। हिंदुस्तान में इतवार के रोज ओमिक्रॉन के एक साथ 18 केसेस मिले हैं। इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 9 मरीज हैं। यहां एक ही खानदान के 4 अरकान हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उनके राब्ते में आए 5 और लोगों में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। इससे पहले पुणे में एक और इससे जुड़े पिंपरी चिंचवाड़े में 7 लोगों में नया वेरिएंट मिला था। दिल्ली में भी एक मरीज इससे मुतासिर मिला। इसके साथ ही मुल्क में इस वेरिएंट के 5 रियासतों में 22 केसेस हो गए हैं। राजस्थान के मुतासिरीन जो मिले हैं उनके खानदान के 4 अरकान 25 नवंबर को साउथ अफ्रीका से दुबई और मुंबई होते हुए जयपुर पहुंचे थे। वहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। यह खानदान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में भर्ती है। इनमें माँ बाप के साथ 2 बच्चे भी शामिल हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की सूरत हाल गुज़िश्ता चंद दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब रही, क्योंकि इस दौरान इस वबा से 2,796 लोगों की मौत हुई। हफ्ते की निस्फ शब तक हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के 8,895 नए मामले सामने आए और इस वबा की वजह से 2,796 लोगों की मौत हुई। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 99,155 हुई, जो 1 लाख पहले थी 1 लाख से कम होकर 99,155 हो गई। कोरोना इन्फेक्शन के 8,895 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 3,46,33,255 हो गई है। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के 324वें दिन तक 50% से ज्यादा आबादी को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने इतवार के रोज एक ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हम होंगे कामयाब, हिंदुस्तान को मुबारकबाद। ये काबिल फख्र लम्हा है जब 50% आबादी की मुकम्मल तौर पर कोविड टीकाकारी हो चुकी है। हम यकजहती के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। जन भागीदारी ने फिर दिखाई अपनी ताकत। हर घर दस्तक ने टीकाकरण अभियान को दी रफ्तार। तो कोविड के खिलाफ जंग में भारत ने रच डाला एक और इतिहास। हासिल किया देश की 50% पात्र आबादी को दोनों डोज लगने का ऐतिहासिक लक्ष्य। इस सफलता पर देशवासियों को बधाई। आभार हमारे डॉक्टरों और नर्सों का भी, दिन रात अपने काम में जुटे रहे। हृदय की गहराइयों से आभार उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने कम समय में वैक्सीन तैयार कर हमें सुरक्षा कवच दिया। आभार उन सभी लोगों का जो दिन रात वैक्सीन उत्पादन में लगे रहे। आभार हमारे आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए दुर्गम इलाकों तक जा पहुंचे। आभार हमारे उन युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं का भी जिनकी कोशिशों से टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों के मुकाबले कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा और मेक इन इंडिया वैक्सीन पर बढ़ा दुनिया का भी भरोसा। WHO के साथ दुनिया के 125 से अधिक देश अब तक मेक इन इंडिया वैक्सीन का लोहा मान चुके हैं। देश की 50% पात्र आबादी को दोनों डोज लगने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के पीछे है जन भागीदारी और आत्मविश्वास।
और इसका आधार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व। इस सफलता पर देशवासियों को पुनः बधाई। अब बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का टारगेट रखा, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम का स्कोर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन है। हेनरी निकोलस 36 और रचिन रविंद्रा 2 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इंडिया की जानिब से आर अश्विन अभी तक जुमला 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। मैच में अभी 2 दिन का खेल बाकी है और हिंदुस्तानी टीम जीत से 5 विकेट दूर है। वहीं न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 400 रन और बनाने हैं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के सेमुरू आतिशफिशा में फंसे 10 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इतवार को इत्तला दी। बताया जा रहा है कि इस धमाके में अब तक 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इस वॉल्केनो से राख और धुआं निकल रहा था। आतिशफिशा से निकलने वाली राख और गर्दो गुबार की तह इतनी मोटी है कि जावा का पूरा जजीरा दिन में ही रात जैसा दिखाई देता है। इस इलाके में काम करने वाली एयरलाइंस ने भी पायलट्स को हिदायत जारी कर दी है। आतिशफिशा फटने के फौरन बाद मशरकी जावा सूबे की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को एक्टिव कर दिया गया। हुकूमत ने धमाके से बेघर होने वालों के लिए रिहाइश और खुराक फराहम करने की हिदायत जारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मशरकी जावा सूबे के 2 अजला इस वाक़े से बुरी तरह मुतासिर हुए। Lava ơi, lava ơi. Hati-hati, saya temor, saya bawa curakoban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dang gawe. Ojo panik, wis tenang ya, ojo bingung. Maskere digawa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।